अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और जनाब, आज बहुत स्पेशल एपिसोड है क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नावल ओ गर्ल यू आर माइन की एपिसोड 48 यानी सेकेंड लास्ट एपिसोड, जिसको आपके लिए तहरीर करी है सैयदा रुबाब। जी जनाब, अब ये नावल अपने अख्ताम को है। आप इस एपिसोड को पढ़ें और हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस नावल की एंडिंग क्या लग रही है। तो चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि कोई भी एपिसोड आप मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। कशफ, तुम अकेली आई हो? बाला साथ नहीं आए? असफी ने कशफ को अकेले देखकर सवाल किया। जी भाई, उनकी ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। कशफ ने वहाँ किसी को कुछ नहीं बताया था कि वो नाराज़ होकर आई है। वो तीनों डिनर के बाद लाउंज में बैठकर चाय पी रहे थे जब असफी के मोबाइल पर किसी की कॉल आई। हसन का एक्सीडेंट हो गया था, सो उसे जाना था। रामी, मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अभी जाना है, लेकिन तुम दोनों अंदर ही रहना, बाहर नहीं निकलना और दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना। वैसे मैं कॉरिडोर को भी बाहर से लॉक लगा कर जाऊँगा और मैं गार्ड्स को भी कह देता हूँ कि वो चौकन्ना रहें। असफी ने परेशानी के हाल में उसे ताकीद की। कप सामने मेज़ पर रखा और अपने कमरे से वॉलेट और गाड़ी की चाबी लेने चला आया। मीनू भी उठकर उसके पीछे ही कमरे की तरफ आ गई थी। असफी प्लीज़ आप मत जाएं, मुझे डर लग रहा है, अगर वो लोग फिर से आ गए तो। मीनू ने असफी को बैक हक करते हुए असफी की कमर पर अपना रुखसार टिकाते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा, बाहर गार्ड्स मौजूद हैं ना, और मैं भी ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकूंगा, कोशिश करूँगा जल्दी ही वापस आ जाऊँ। असफी ने मीनू को बाजू से पकड़कर अपने सामने किया और उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेते हुए रसान से कहा, कहते हुए उसकी हिम्मत बढ़ाने लगा कि वो खौफज़दा ना हो। ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन आप दोनों एक रूम में ही बैठ जाएं और डोर भी लॉक कर लें, मैं जल्दी आ जाऊँगा। असफी मीनू की पेशानी पर बोसा देते ही अपनी बात कहकर मेज़ से वॉलेट और कीज़ उठाते हुए सरहद से वहाँ से निकल गया था, जबकि मीनू की दिल का खौफ असफी के जान के बाद कभी होता जा रहा था। मीनू ने कशफ को भी अपने कमरे में ही बुला लिया था और डोर लॉक करके वो इस तरफ से अपना ध्यान हटाने के लिए मूवी लगाकर बैठ गई थी। खैरियत तो है ना? ये इतनी एहतियातें सब किस लिए? मतलब डोर लॉक क्यों किया आपने? कशफ भी बेड पर मीनू के साथ बिस्तर में बैठ गई थी। दरमियान में पॉपकॉर्न का बाउल था और सामने दीवार पर लगी एलसीडी पर इस वक्त जो मूवी चल रही थी वो भी गैंगस्टर बेस्ड थी, जिसे देखकर ही मीनू को उस रोज़ वाला वाक़या याद आ गया था। हाँ, बस कुछ रोज़ पहले असफी घर पर नहीं थे तो कुछ लोग अंदर घुस आए थे, तब से मुझे बहुत डर लगता है। मीनू ने उस वाक़ये को याद कर कर झुरझुरी लेते हुए कशफ को बताया। क्या? कौन थे वो लोग? जबकि उसकी बात सुनकर कशफ भी करंट खाकर उछली। पता नहीं, लेकिन शुक्र है असफी वक्त पर पहुंच गए थे और वो लोग डर कर भाग गए। मीनू ने कशफ के चेहरे पर भी खौफ रकम देखकर आधी कहानी हज़फ कर दी थी। उसने कशफ को नहीं बताया था कि उनमें से एक आदमी को तुम्हारे भाई ने कत्ल कर दिया था, क्योंकि वो तो पहले ही डरी हुई थी और ऐसे में कशफ का ही सहारा था। वो नहीं चाहती थी कि उसको भी डरा कर वो अपने खौफ में इजाफा कर ले। अच्छा, आप परेशान नहीं हो, मैं चोर होंगे ना, और भला किससे होना है? कश्यप ने उसे अपने तई तसल्ली देना चाहिए, लेकिन मीनू का जहन तो अभी तक जहन में पनपने वाले अंदेशों में भटक रहा था और कश्यप का शाम हॉस्पिटल में होने वाले वाक़ये में जहन अटका हुआ था। दोनों के सामने स्क्रीन पर मूवी ज़रूर चल रही थी और दोनों की निगाहें भी स्क्रीन पर लगी थी, लेकिन जहन कहीं और ही भटक रहे थे। असफियन गार्ड्स यानी सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को चौकन्ना रहने का बोलकर अपने बंगले से निकल गया था। वो हसन के एक्सीडेंट का सुनकर रुक नहीं पाया था। वो हॉस्पिटल पहुंच चुका था। सुभान साहब भी वहीं मौजूद थे। क्या हुआ है हसन को, कैसे हुआ ये सब? असफी ने आईसीयू के बाहर खड़े होकर ग्लास डोर से हसन की जो हालत देखी थी वो मुस्तरब सा सुभान साहब से पूछ रहा था, जिनकी पहले ही जवान बेटे को इस हालत में देखकर सांसें हालत में अटकी हुई थी। उन्हें पता चल चुका है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सब उन्होंने ही करवाया है। हसन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसे गोलियां लगी हैं।
एक सर पर और दूसरी पेट में। सुभान साहब, जिनकी आवाज़ हमेशा ही गरजदार होती थी, आज इंतहाई शिकस्तखोर्दा लहजे में असफी से मुखातिब थे। क्या? अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, असफी ने दांत कचकचा कर कहा। असवन, तुम कुछ नहीं करोगे जब तक मैं नहीं कहूँगा। सुभान साहब ने उसे कलाई से पकड़कर रोक लिया और नफ़ी में सर हिलाते हुए अब के कदर करख्त आवाज़ में उससे मुखातिब हुए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैंने इसलिए तुम्हें कॉल नहीं की थी। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें फ़िलहाल घर पर ही रहना चाहिए था अपनी फैमिली के साथ। सुभान साहब ने उसकी जानिब देखकर अंदेशा ज़ाहिर किया। मुझे आमिर ने बताया था कि हसन का एक्सीडेंट हो गया है, फिर भला मैं कैसे रुक सकता था? मैं आपके सूरत हाल में अकेला भी नहीं छोड़ सकता। असफी ने उनकी जानिब देखकर आंखों ही आंखों में माजरत कर ली कि वो इस बार उनकी बात मानकर यहाँ से नहीं जा सकता। वो दीवार से टेक लगाए खड़ा था, जबकि सुभान साहब दीवार के साथ लगी कुर्सियों में से ही एक कुर्सी पर बैठे पुस से टेक लगाए बेटे के लिए दुआ को थे। दोनों की निगाहें आईसीयू के दरवाजे पर ही लगी थीं। असफी को गए हुए 1 घंटा गुजर चुका था, जबकि वो दोनों अभी तक मूवी लगाकर बैठी हुई थी। असफी ने कॉल की। आप ठीक है ना? असफी ने कॉल करते ही सवाल दागा। जी, हम लोग ठीक हैं, लेकिन आप कब तक आएंगे? मीनू ने फिक्रमंदी से वॉल क्लॉक पर निगाह किए हुए पूछा। थोड़ा लेट हो जाऊंगा, असफी ने मुख्तसरन जवाब दिया। हसन भाई कैसे हैं अब? मीनू ने असफी के लहजे से उसकी परेशानी को भाप लिया था, जब भी उसके दोस्त के मुतालिक पूछ रही थी। दुआ करो प्लीज़, अभी तो आईसीयू में ही है और डॉक्टर्स ने भी कुछ नहीं बताया। बात के दौरान उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। एक वो दोस्त था जिसके साथ असफी की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, और फिर असफी उसके खून का प्यासा हो गया था और उसे कत्ल ही कर डाला। और एक हसन दोस्त था जिसके साथ भी हमेशा से ही दोस्ती के साथ भाइयों जैसा ताल्लुक़ बना रहा, और उसे इस हालत में देखकर असफी खुद को दुनिया का बेबस इंसान समझ रहा था, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय दुआओं के। असफी ने मीनू को अपना ख्याल रखने का बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी और वापस सुभान साहब के पास चला आया था। मज़ीद कुछ वक्त गुजरा कि अचानक ही लाइट चली गई। मीनू ने एक चीख के साथ कश्यप के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया था। डरे नहीं भाभी, कुछ नहीं होगा, लाइट ही गई है, अभी कोई जनरेटर ऑन कर देगा। कश्यप ने उसे तसल्ली देने के साथ साथ मोबाइल की लाइट ऑन कर ली थी। मीनू की तो हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। वो मुंह पर हाथ रखे बेआवाज़ उड़ने लगी थी। अब उसके अंदेशे और खौफ बढ़ने लगा था, क्योंकि थोड़ा वक्त मज़ीद गुजर चुका था मगर अभी तक जनरेटर ऑन नहीं हुआ था। और फिर मीनू के अंदेशे दुरुस्त साबित हुए। सर्दियों की ठठरती रात में जब हर सू हू का आलम था और लाइट जाने से तो मुकम्मल सन्नाटा तारी हो चुका था, मीनू को बाहर चहल पहल महसूस हो रही थी। दरवाज़ा तो बंद है ना? मीनू ने यह सोचकर खुद को तसल्ली दी। असफी कॉरिडोर को बाहर से ही लॉक करके चाबी साथ ही ले गया था, लेकिन पाशा ने इस बार अपने आदमियों को पूरी तैयारी के साथ भेजा था। असफी भूल चुका था कि ये बंगला तो आरके का ही दिया हुआ है। उसके ख़ास आदमी के पास इस बंगले के हर दरवाजे की डुप्लीकेट चाबियाँ मौजूद थीं, जो उसने पाशा के लोगों को दे दी थी। पाशा और आरके के लोगों ने असफी पर नज़र रखी हुई थी, और जैसे ही वो घर से निकला, पाशा को फ़ोन पर इत्तला पहुंचा दी गई थी। उसने भी बिना ताख़ीर के अपने आदमी मीनू की किडनैपिंग के लिए असफी के बंगले की तरफ रवाना कर दिए थे। बाहर मौजूद गार्ड्स को उन्होंने बड़ी महारत से डार्ट गन के ज़रिए ट्रैंकुलाइज के ज़रिए बेहोश कर दिया था, और उन सबको अपनी एक गाड़ी में डाला, और एक गाड़ी तो आरके के फार्म हाउस की तरफ निकल गई, जबकि बाकी लोग अबसरत से अपना बकिया काम मुकम्मल करने में लग गए थे। कॉरिडोर को चाबी की मदद से खोलकर वो अंदर दाखिल हो चुके थे। अब तो मीनू को कदमों की चाप कहीं बाहर से ही सुनाई दे रही थी। दिल बुरी तरह धड़कने लगा था कि वो कश्यप से पूछना चाहती थी कि उसे भी कोई आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं, लेकिन उसे लगा हलक से आवाज़ ही नहीं निकल पाएगी, और सांसें तो तब हलक में अटकी जब उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे के दरवाजे को कोई बाहर से चाबी लगाकर लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है। इसी असना में लाइट भी आ चुकी थी। लाइट आते ही कश्यप ने मीनू की तरफ देखा, जिसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ चुका था। कश्यप को भी आवाज़ें तो महसूस हो रही थीं, लेकिन वो तो मुसलसल उन्हें अपना वहम समझ रही थी।
और उसने रिमोट से टीवी ऑन किया ही था कि टीवी ऑन होते ही स्क्रीन पर जो सीन चल रहा था मूवी में यख के फायर हुआ था, जिस पर हवास बाख्ता सी मीनू की चीख बुलंद हुई थी और उसके साथ ही कश्यप ने भी उसे देखकर खौफ से चीख मारी और मीनू से लिपट गई, क्योंकि अब वो भी उतना ही डरी हुई थी। मीनू ने हवासों पर काबू पाते ही अस्वी को कॉल की थी। इससे पहले कि वो फ़ोन कान से लगाती, यखलक ही कमरे का दरवाज़ा खुला और कुछ आदमी अंदर दाखिल हुए। उन दोनों की चीखें एक बार फिर से बुलंद हुई थी। मीनू, क्या हुआ? आप ठीक है ना? अस्वी ने फ़ोन कान से लगाते ही चीखों की आवाज़ें सुनी तो तफक्कुर भरे लहजे में गोया हुआ। चुप! उनमें से एक आदमी दहाड़ा था। जब वो दोनों एक दूसरे से लिपट कर यूं चुप साध गईं जैसे सांस भी रोक लिया हो। रामीन, रामीन! जब अस्वी पूरी शिद्दत से उसे पुकार रहा था। क्या हुआ है अस्वी? सुभान साहब भी निश्चित छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जह हुए थे। वो लोग वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन अब आप मुझे नहीं रोकेंगे। अस्वी का खून खौल उठा था। असफन, आमिर तुम्हारे साथ जाएगा, लेकिन देखो तुम कुछ नहीं करोगे। जाओ, देर मत करो। सुभान साहब ने एसएचओ आमिर जतोई को उसके साथ रवाना किया था, जो यहीं सुभान साहब के पास मौजूद था, जो हसन और अस्वी का दोस्त भी था। उसी ने तो हसन के बारे में अस्वी को कॉल करके बताया था। अस्वी तो मुसलसल मीनू को पुकार रहा था। दूसरी तरफ मीनू के हाथ से तो उन मुंडों को देखते ही मोबाइल गिर चुका था, इसलिए वो अस्वी की बात नहीं सुन रही थी, लेकिन अस्वी उस तरफ की आवाज़ को सुन रहा था। उठो! एक आदमी ने आगे बढ़कर मीनू को कलाई से पकड़कर बेड से उतारने की कोशिश करते हुए कहा। देखो, तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो प्लीज़। कश्यप ने मीनू को अपनी जानिब खींचा और उसका दिफा करते हुए उन लोगों से मुखातिब हुई। तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है, तो चलो तुम भी उसके साथ ही चलो। उस आदमी ने कश्यप की बात के जवाब में मकरूम मुस्कुराहट के साथ उसे देखकर कहा। बकवास बंद करो अपनी। जवाबन कश्यप ने नखुआ से उसे देखा था। देखो, तुम जानते हो ना स्वर्ण को, वो तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जान प्यारी है तो हमें छोड़ दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। आपके मीनू ने अपने खौफ पर काबू पाते हुए खुद को नॉर्मल एक्सपोज किया और उसे धमकाया था। ओह, मैं तो डर गया। चलो अब तुम्हें गैंगस्टर की असल फिल्म दिखाते हैं, उसे देखने में क्या मज़ा है। उस आदमी ने टीवी पर चलती फिल्म को देखकर मीनू को अपने साथ घसीटते हुए कहा, जो मुसलसल एहतजाज करने के साथ साथ चीख भी रही थी और अस्वी को भी पुकार रही थी। दूसरी तरफ अस्वी भी उसे पुकार पुकार कर पागल हो रहा था। एक आदमी ने कश्यप को भी वहां से उठाया और वो उन्हें लेकर वहां से निकल गए, क्योंकि कुछ देर पहले चीखो पुकार की जो आवाज़ें जारी थीं वो अब बंद हो चुकी थीं। जल्दी गाड़ी चलाओ, जल्दी गाड़ी चलाओ, अस्वी अब सुभान साहब के ड्राइवर पर चिल्लाया था, जबकि आमिर और वो पिछली सीट पर बैठे हुए थे। ड्राइवर के साथ आगे एक कांस्टेबल बैठा हुआ था। गाड़ी जैसे ही गेट के बाहर रुकी, अस्वी फौरन से उतरकर दीवानावार अंदर भागा, और वही हुआ जिसका खदशा मीनू और सुभान साहब को लाहक था। वहां ना तो मीनू थी और ना ही कश्यप। कमरे में मौजूद हर शय तहस नहस कर दी गई थी। अगले ही पल अस्वी गुस्से में तेज से सांसें लेता हुआ बाहर निकला था और उसका इरादा आरके के फार्म हाउस पर जाने का था, लेकिन आमिर ने उसे रोक लिया था और फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया, जिस पर सुभान साहब की कॉल थी। अस्वी, तुम कोई जल्दबाजी नहीं करोगे, सुभान साहब उसे समझाना चाहते थे, लेकिन अस्वी ने उनकी बात पूरी ही नहीं सुनी थी। मेरी बीवी और बहन को वो लोग उठा कर ले गए और आप चाहते हैं कि मैं कुछ न करूं? अस्वी के लहजे में तासुब के साथ साथ गुस्से की चिंगारियां भी भड़क उठी थीं। तुम नहीं जानते वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुम ऐसे वहां नहीं जाओगे। यहाँ आ जाओ मेरे पास, देखते हैं क्या करना है। सुभान साहब ने हुक्म जारी किया तो अस्वी ने जबड़ा भेजते हुए मोबाइल आमिर के हाथ पर पटका और जलते कुड़ते फिर से आमिर की निगरानी में सुभान साहब के पास मौजूद था। ओह, तो तुम हो वो जिसने एक मर्द को इस कदर जुनूनी बना दिया है कि तुम्हारी खातिर वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। अब देखते हैं यहाँ कितनी देर में पहुँचता है। चलो उसे इतला देकर देखते हैं। ये पाशा था जो इस वक्त रामी से मुखातिब था। मीनू और कश्यप को उन लोगों ने आके के ही फार्म हाउस की बैक साइड पर बने कमरों में से एक कमरे में कुर्सियों पर बिठा कर बांध दिया था और उनके मुंह पर भी टेप लगी थी कि वो कुछ ना बोल सकें।
मीनू के मुंह से पाशा ने टेप उतारी और अस्वी को कॉल करने लगा। दूसरी ही बेल पर अस्वी ने कॉल रिसीव कर ली थी। छोड़ो मुझे। पाशा ने मीनू को बालों से पकड़ा तो वो दर्द से चिल्लाई थी। ये सब इसलिए था कि पाशा जल्द अज जल्द इस खेल को अंजाम तक पहुंचाने का ख्वाहा था। रामीन, अस्वी एक बार फिर से उसकी दिलदोज चीख सुनकर चिल्लाया था। तो कब मिलने आ रहे हो? अगले ही लम्हे पाशा ने मीनू के बालों को आज़ाद करते हुए मोबाइल अपने कान से लगाते हुए अस्वी से सवाल किया। फिक्र नहीं करो, तुम्हारी मौत भी अब दूर नहीं। अस्वी ने गुस्से में दांत कचकचाते हुए जवाब दिया। चलो देखते हैं कि किसकी मौत उसकी मुंतज़िर है। फिलहाल तो आरके और मैं यहाँ तुम्हारे मुंतज़िर हैं। हमें लगा चूहे को बिल से निकालने का यही हल है। अब तो यहाँ आओगे ही। पाशा ने बात के साथ ही एक जानदार कहका लगाकर अस्वी को मजीद भड़काया था। गलत फहमी है तुम्हारी कि तुमने चूहे को बिल से निकाला है। यूँ समझो कि तुमने शेर की कछार में घुसकर उसके मुंह में हाथ डालकर अच्छा नहीं किया। अंजाम की अब तुम खुद जिम्मेदार होगे। कोशिश करना कि मेरी बीवी और बहन से दूर रहो, उतनी ही आसान मौत मरोगे। लेकिन दूसरी जानिब मैं ऐसी मौत दूंगा कि खुद मौत को भी तुमसे शर्म आएगी। अस्वी तो भड़क उठा था जब ही उसे वार्न कर गया था। तुम भी कोशिश करना कि अकेले ही आओ, क्योंकि हम भी तुमसे अकेले में एक मुलाकात चाहते हैं। 48 घंटे तुम्हारे पास। इसके बाद तुम्हारी बहन और बीवी भी हमारी क्रॉस बूट पर होंगी, जिसकी मंजिल दुबई होगी। दुबई के अय्याश शेखों की तफरीह का सामान बनेंगी। ये आरके था जिसने पाशा से मोबाइल लेकर जो बात कही थी, गोया अस्वी के अंदर लगी आग को मजीद भड़काने के लिए काफ़ी थी। तुम कुत्तों को तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग भी अपनी उल्टी गिनती अभी से शुरू कर दो। अस्वी ने उसकी बात पर भड़क कर उसे गाली देते हुए जवाबन धमकी दी थी। तुम अब कुछ नहीं कर सकते लड़के, क्योंकि तुम्हारे पास अब पावर नहीं रही। अब तुम एक नहीं बल्कि असफंद कमाल हो, यानी आम आदमी जो कुछ नहीं कर सकता सिवाय हमारे सामने गिड़गिड़ाने के। आरके ने इंतहाई संजीदा लहजे में उसे ये बात जताई। गोया उसने खुद पर कुछ अरसे कबल उसे एक ही के लिए डिक्लेयर कर दिया था। आज वही उससे वो सब वापस ले रहा था, एके का नाम और उसे दी गई पावर भी। तुम जैसे हराम खोरों से निमटने के लिए मुझे एके नहीं बल्कि असफंद कमाल ही बनना था, जिसे तुम्हारी दी हुई पावर की ज़रूरत नहीं थी। वो अपने बलबूते पर ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। असफंद ने दबने की बजाय निडर अंदाज में एके की बात का मुंह तोड़ जवाब दिया था। पाशा ने उसे फ़ोन लेकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। फिक्र नहीं करो, फ़िलहाल उसका फोकस ये लड़की है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, और कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगा जब तक उसे यहाँ से आज़ादी ना मिले। आरके ने मीनू की तरफ देखकर पाशा से कहा, तुम जानते नहीं हो असफंद को। मैंने उसकी आंखों में वो जुनून देखा था कि कैसे उसने तुम्हारे आदमी को चोट पहुंचाई थी। फिक्र नहीं करो, तुम्हारा भी ऐसा ही हाल करेगा और बहुत जल्द तुम भी ऊपर पहुंच जाओगे। मीनू उन दोनों की गुफ्तगू सुनकर नफरत से फुंकारी थी। उसे एक बार यहाँ आने तो दो, उसकी हड्डियों का सूरमा ना बना। मेरा नाम भी पाशा नहीं, फिर तुम दोनों को तो हर सूरत दुबई जाना ही होगा। पावन पाशा ने उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया था। पाशा ने भी गुस्से से भड़कते हुए कहा, अनीता को कॉल करो, उसे यहाँ बुलाओ, इन दोनों का चेकअप करवाओ। पाशा ने आरके से कहा था। डॉक्टर बीनिश और अनीता आरके के अंडर ही काम करती थीं। डॉक्टर बीनिश शहर के मशहूर हॉस्पिटल में डॉक्टर थीं। वो गायनाकोलॉजिस्ट थीं, लेकिन अपने काले धंधे के लिए उन्होंने डॉक्टर अमरोए, जो कि उनका शौहर था, उसके साथ मिलकर अपना क्लिनिक बनाया हुआ था, जहां वो शाम में बैठते थे। उनके शौहर डॉक्टर अमर, जो सर्जन थे, वो लोगों के बॉडी पार्ट्स निकाल कर आरके को सप्लाई कर देता, जिनकी स्मगलिंग की जाती। डॉक्टर बीनिश आगे भेजने वाली लड़कियों का मुआयना करती। अगर उनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव होती तो अबॉर्शन कर दिया जाता और लड़की को बाज बना दिया जाता कि आगे वो बच्चा पैदा ही ना कर सके। इस खेल में अनीता भी मुलविस थी, जो डॉक्टर बीनिश के साथ काम करने के अलावा बड़ी बड़ी आसामियों का दिल लुभाने का काम करती और ऐसे ज़िंदगी बसर कर रही थी। आरके ने उसे फ़ोन किया तो उसने बताया कि डॉक्टर बीनिश अपने किसी रिलेटिव की शादी पर आउट ऑफ सिटी गई हुई हैं और आज वो भी कुछ मसरूफ़ है तो कल ही चक्कर लगाएगी।
असफी कॉल बंद होते ही वहां से निकलने को था जब सुभान साहब ने उसे कलाई से पकड़कर रोक लिया था। इतने में डॉक्टर भी काफी वक्त गुजरने के बाद आईसीयू से बाहर आए। सॉरी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन दिमाग में लगने वाली गोली से वो जामर नहीं हो सके। डॉक्टर ने सुभान साहब के शाने पर हाथ रखकर तसल्ली देने की नाकाम कोशिश की और आगे बढ़ गए, जबकि सुभान साहब लड़खड़ा के गिरने को थे कि असफी, जो ये खबर सुनकर पल भर को तो साकत ही रह गया था, उन्हें फौरन से अपने मजबूत बाजों में संभाल लिया। उन दोनों की हालत एक जैसी ही थी। एक बाप ने जवान बेटे को खोया था तो दूसरी तरफ असफी ने एक अच्छे दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। फिलहाल हसन की मौत की वजह से सुभान साहब की हालत देखकर असफी ने बमुश्किल खुद पर जब्त किए रखा। अगले रोज 10 बजे हसन के जनाजे के बाद वो दोनों शिकस्ता दिल के साथ उसकी कब्र पर मिट्टी डालकर सुभान साहब के बंगले पर वापस आ गए थे। दोनों की सूरतों पर कर्ब व शिकस्तगी के आसार नुमाए थे, जबकि आंखों में इंतकाम की चाह थी। अब आप मुझे नहीं रोकेंगे। हसन की मौत का कर्ज मैं खुद उतारूंगा, उन कमीनों से बदला लेकर। असफी तो ड्राइंग रूम में बैठते ही फिर से शुरू हो गया था। देखो असफी, हसन को खो चुका हूँ, जो मेरे पास था। अब तुम्हें किसी जल्दबाजी में नहीं खोना चाहता। देखो तो मेरी भी तो कल कुल कायनात उजड़ चुकी है, लेकिन मैं जल्दबाजी में अपने दुश्मनों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहता। हसन साहब की शरीक हाथ बहुत पहले उन्हें छोड़कर खाली की हकीकी से जा मिली थी। वो और हसन दोनों बाप बेटा ही एक दूसरे की तन्हाई के साथी थे। इसीलिए सुभान साहब की हालत ऐसे हो रही थी कि जैसे वो जान करी की हालत में हो, लेकिन जान हो कि हलक में अटक कर रह गई हो, वरना तो वो एक मजबूत आसाब के मालिक इंसान थे। असफी तो अंदर उबलते गुस्से पर बमुश्किल जब्त किए लाल अंगारा आंखों को झुकाए हुए लब भेज गया। और दूसरी बात, हम उन पर हाथ नहीं डाल सकते। ये बात वो भी जानते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े लोगों की हिमायत हासिल होती है। इसलिए हम उनके खिलाफ किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं कर सकते। जब भी तुम्हें तैश दिला रहे हैं कि तुम जल्दबाजी में वहां चले जाओ और वो तुम्हें नुकसान पहुंचाकर तुम्हारी नामूस को नीलाम कर दें। क्या तुम ऐसा चाहते हो? सुभान साहब की आखिरी बात गोया असफी के आज़ाब पर हथौड़े की मानंद बरसी थी। अपनी नामूस को भी बचाऊंगा और अपने दोस्त का बदला भी उनसे ज़रूर लूंगा। ये आप कह रहे हैं कि हम उन पर हाथ नहीं डाल सकते? असफी ने तासुब से कहा और फिर से अपनी बात जारी रखी। हसन की मौत पर क्या आप खामोश रहेंगे? और ये जो इतने बड़े बड़े लोग जनाजे में शरीक हुए थे और मीडिया जमा होकर शोर मचा रहा था कि आईजी पंजाब सुभान आलम के इकलौते बेटे हसन सुभान पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर डाला, जिसकी वजह से वो हम में नहीं रहे, तो क्या ऊपर वाला तबका बह रहा है? उन्हें सुनाई नहीं दे रहा कि एक ईमानदार ऑफिसर जिसने अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल इस नौकरी में वक्फ किए, क्या आज उसके हाथ बांध दिए जाएंगे? क्या आज उसे ज़रूरत है कि वो उन दुश्मनों से मुकाबला करके बेटे का बदला ले और मुल्क दुश्मन अनासे का कला कमा कर दे? तो क्या उसे अब भी इजाज़त की ज़रूरत है? असफी तो उनकी बात पर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया था। तुम अपने नामूस की हिफाजत करना चाहते हो ना, और अपने दोस्त का बदला भी लेना चाहते हो, तो इसके लिए हमें जज्बाती होकर मैदान में नहीं उतरना, बल्कि होश और हवास में रहकर उनका मुकाबला करना है। क्योंकि ये मीडिया 2 दिन शोर मचाकर खामोश हो जाएगा। उनको भी वो लोग खिलाते हैं, ये इनके खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। रही बात आला अफसरान और ओहदेदारान की, तो वो फ़कत रस्में दुनिया निभाने आए थे। उन्हें हमारे दर्द से भरा क्या असर होगा? उनके खुद के साथ ऐसा हो तो फिर दर्द महसूस करेंगे वो, वरना आजकल किसी का दर्द कौन महसूस कर पाता है? सुभान साहब ने टूटे हुए लहजे के साथ भी उसे समझाने की कोशिश की थी कि वो बदहवासी या जज्बाती होकर कोई गलत कदम ना उठा ले। असफी अब के बिल्कुल खामोश था, लेकिन इसके जहन में अब सुभान साहब की बात अटक गई थी कि हम उन पर हाथ नहीं डाल सकते। ठीक है, आप फिक्र ना करें, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। आइए खाना खा लीजिए, आपने कल से कुछ नहीं खाया। असफी ने उनकी बात मान ली थी, जिस पर सुभान साहब भी मुताज्जुब थे कि वो जो अब तक वहां जाने को परतोल रहा था, इतनी आसानी से उनकी बात कैसे मान गया।
لیکن ان کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس نے زبردستی انہیں کھانا کھلا کر نیند کی دوا دی تھی، جبکہ کل سے وہ بے آرامی میں تھے۔ ان کی طبیعت بھی بگڑ سکتی تھی۔ ان کو کمرے میں لٹا کر وہ دروازہ بند کرتے ہی باہر آ گیا تھا۔ باہر آیا تو اپنی گاڑی میں بیٹھا اور باہر نکل گیا۔ ذہن اس وقت بہت رفتار سے خیالات کے تانے بانے بن رہا تھا۔ وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ اسے کچھ تو ایسا کرنا ہوگا کہ اس کی راہ ہموار ہو سکے۔ دوست کو گنوا بیٹھا تھا، جس کا بدلہ وہ خود پر فرض سمجھتا تھا، اور بیوی اور بہن ان چکوں کی کسٹڈی میں تھی۔ پھر وہ سکون سے کیسے رہ سکتا تھا؟ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کی آج کی ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور جڑے رہے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔